नमस्कार, मैं हूँ रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप जानते ही हैं कि आज के दौर में जो सबसे बड़ी चर्चा है समाज में वो है संचार क्रांति की, क्योंकि हम आप सबके पॉकेट में मोबाइल है, कहीं-कहीं के पास तो कहीं-कहीं मोबाइल है। उस मोबाइल में इंटरनेट है, इंटरनेट के सहारे वो पूरी दुनिया को घूमते हैं, जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और क्योंकि समाज में इसकी ही चर्चा है तो ज़ाहिर है कि कई सारे प्लेयर्स हैं, कई सारी कंपनियाँ हैं लगी हुई जो संचार क्रांति की इस दौर में अपना व्यापार करती हैं और अलग अलग तरह के लुभावने जो हैं पैकेजेस हैं, स्कीम्स हैं कि आपका फ़ोन सस्ता हो, आपकी कॉलिंग की जो रेट है वो सस्ती हो जाए, आपका इंटरनेट आपको सस्ता मिले, स्पीड वाला इंटरनेट मिले और भी तमाम बातें। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात थोड़ी बहुत उस पर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान आज स्टूडियो में हमने बुलाया है उमेश कुमार शाह साहब को, जो जनरल मैनेजर हैं BSNL की। तो क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो ये थोड़ी वो चर्चा हम लोग संचार क्रांति पर करेंगे। और उमेश साहब का एक उनकी पर्सनालिटी का एक दिलचस्प हिस्सा यह भी है कि वो एक लेखक हैं। उन्होंने हाल ही में किताब लिखी है कल्पना टॉकीज, जो चर्चा में है आजकल रांची और झारखंड के दूसरे शहरों में। और ये किताब जो है उनके कॉलेज के दिनों की यादों से जुड़ी हुई किताब है। इसके अलावा वो योग करते हैं, योगदा सत्संग आश्रम से जुड़े हैं और कई तरह की और भी चीज़ें इनकी पर्सनालिटी में समाहित हैं। वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, तो जाहिर है कि थोड़ी जब ये यहाँ पर है तो हम थोड़ी चर्चा उस बारे में भी कर लेंगे। तो सर, आपका औपचारिक तौर पर हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपको बधाई कि आपकी ये किताब बाज़ार में आई है। और हम जब आगे जाएँ डिपार्टमेंट में कुछ बात करें, इससे पहले हम आपके से जानना चाहेंगे कि बियॉन्ड द ऑफिसर, मतलब जो आपकी एक इमेज है कि आप जनरल मैनेजर हैं BSNL की, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? नमस्ते और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो मकर संक्रांति कल ही बीती है। तो मैं BSNL में हूँ और एज ए जनरल मैनेजर हूँ। रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ 26 नवंबर 2020 में। और इससे पहले मैंने विभिन्न पदों पे काम किया है। हर जगह मैंने काम किया है। तो टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो मैंने काम किया है। और खासकर IT में मेरा काफ़ी योगदान रहा है। झारखंड सरकार के IT के जितने आयाम को देखेंगे उसमें मेरे लिए एक गर्व भी महसूस होता है कि मैं इन सब कामों में अपने आप को सरकार के साथ लगा रहा। और इसके अतिरिक्त मेरा है कि भाई डेली मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन योगदा सत्संग से जुटा हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के तरफ भी मेरा ध्यान है। और अब जैसा कि आपने सही कहा कि कुछ दिन पहले कोरोना का काल में जो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, फ़ायदा कहे या जो समय जो मुझे मिला, सभी लोगों ने बहुमूल्य समय का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया। मैंने एक किताब भी लिख डाली और वो किताब काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। और उसके अमेरिका में लगभग 239 कॉपी अभी तक मैंने जो अमेजन का से रिपोर्ट आता है मुझे, 239 कॉपी हिंदी में होने के बावजूद भी, सब इंडियन ही हैं, लेकिन उन्होंने 239 कॉपी वहाँ मंगाई है। तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये किताब जो है ये क्या है, मतलब ये फिक्सन है या रियल है, क्या है? एक्चुअली इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम कल्पना टॉकीज है। ये बुक है। और तो इस बुक को आप देखेंगे तो कल्पना टॉकीज है। ये सिंदरी में कल्पना टॉकीज करके हॉल हुआ करती थी, जो अभी बंद हो गई है। लेकिन इसको मैंने कल्पना मतलब इमेजिनेशन पे हमने इसको बनाया है। बट इसमें 70% सच्चाइयाँ हैं, 30% जो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ता है। और वही चुहलबाजी कॉलेज की लाइफ, हॉस्टल में किस तरह से रहते हैं लड़के, 4 साल की इंजीनियरिंग कॉलेज में जद्दोजहद जो है, हर तरह की जद्दोजहद, घर की जद्दोजहद, पढ़ाई की जद्दोजहद, इंग्लिश बोलने की जद्दोजहद। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, जो इंग्लिश पे आधारित है कि किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे शहरी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो उनको सबसे पहला टारगेट होता है कि अब हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया। अभी तो हम पढ़ाई को डेवलप कर रहे थे, अब हमको पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। और उसके लिए किस तरीके से मानसिक जद्दोजहद को क्रॉस करते हैं, उसको मैंने थोड़ी सी चित्रण किया है, थोड़ी मजाकिया वे में। और ये मजाकिया वे सही घटनाओं को मैंने इकट्ठा करके जो मुख्य पात्र है उसके आसपास। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है।
शाह साहब ने BIT सिंधरी से बीटेक की पढ़ाई की है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ का जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल हुआ करता था गुज़रे ज़माने में, अब तो कहीं-कहीं है और गिनती का ही है। तो कल्पना टॉकीज़ का इसमें ज़िक्र है। सर ये जो हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे कि आप और कैसे योगदान सिंह में क्या काम करते हैं, कैसे आप मेडिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक जो आज का सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है वो यह है कि एक ज़माने में हम लोग सिर्फ BSNL ही जानते थे, हमारे घर में टेलीफोन होता था, हम उसको रिंग करते थे और फिर हम लोग बात करते थे, बाद में मोबाइल आ गया। अब जो है सेलुलर फ़ोन की कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत लुभावने पैकेजेस हैं। तो आज के दौर में झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे BPL की संख्या कुछ ज़्यादा है दूसरे राज्यों की अपेक्षा, कैसे compete करते हैं? देखिए, नेचुरल है, गवर्नमेंट कंपनी होने के चलते कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जिसके चलते थोड़ी देरी होती है। आपको सुविधा देना हो, आपके लिए सामान खरीदना हो, उसमें आप समझते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस है, टेंडर एक बार फेल करता है, दूसरे बार होता है, तो ऐसे सारे जब चीज़ों में थोड़ी समय तो लगती है। उसमें कहीं हम लोग माने थोड़ी पीछे हो जाते हैं, बट जहाँ तक दिन रात भर लग के और सर्विसेज को सुदृढ़ करना है, उसमें हमारी देखें हम लोग रात दिन टीम लगी रहती है। और रिसेंटली जो 4G आप हल्ला कब मैंने सुन भी रहे हैं, उसमें भी झारखंड के बहुत सारे जो ग्रामीण ज़िले हैं, जो मैं 13 ज़िला देखता हूँ, 13 ज़िला के लगभग 7 ज़िलों में ऑलरेडी 4G रोल आउट हो गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जैसे गढ़वा है, ये डाल्टेन का पलामू हुआ, लातेहार हुआ, लोहरदगा हुआ, गुमला हुआ, सिमडेगा हुआ, इन सारे जगहों पे ऑलरेडी 4G रोल आउट हो गए हैं। और हमको लगता है कि अराउंड 100 मोबाइल BTS 4G पे काम कर रहे हैं। लोग अब शिफ्ट करना शुरू किए हैं जैसे ही, क्योंकि BSNL है तो भरोसा है, थोड़ी सी सरकारी होने का भी भरोसा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होने के भी भरोसा है। और गाँवों के जो ग्रामीण है, शहरी भी ग्रामीण लोगों का एक रुझान होता है कि मैं सरकारी चीज़ ही लूँ, यदि मिल रहा है तो सरकारी चीज़ हो। तो उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए एक और मुहिम हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी शिकायतें होती थी बीच बीच में कि ग्रामीण क्षेत्रों में इधर कुछ सर्विसेज में कोई दिक्कत हुई, तो उसको भी हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि हम लोग 99% सर्विसेज अवेलेबल कराएं। और मैसिवली हम बड़ी मतलब कि मैं ज़्यादातर टाइम फील्ड में ही बिताता हूँ, और वो गढ़वा का क्षेत्र हो तब, और सिमडेगा भी मेरे 2-3 दिन रातों का मेरा कैंप है सिमडेगा में। तो कुरदेव हो, बोलवा हो, जो क्षेत्र है, कोई क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाइयों को उन्हें BSNL जिस पे वो विश्वास सबसे ज़्यादा करते हैं, उनकी सेवा मौजूद हो। बात सही है कि कंपटीशन के युग है, रेट तो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। और आप जहाँ 4G का भी रेट देखेंगे, डेटा आजकल सब लोग व्हाट्सएप करता है, फेसबुक करता है, सोशल मीडिया करता है, तो उसके लिए सब एक से एक 40 रुपया से लेके और 400 रुपये तक के प्लान है, 500 रुपये तक का प्लान है, जैसा जिनको पॉकेट में आता है वो उसको देते हैं। और इसके अलावा मैं आपके मंच से बताना चाहता हूँ कि BSNL ने राज्य सरकार के सहयोग से बहुत सारे, मतलब कि झारखंड के लगभग 1000 पंचायतों में वाईफाई सेवा दे रही है, जहाँ पे किसी रीजन से डेटा की माने जो डाटा है उसकी दिक्कत होती है वहाँ पे, तो वो भी अच्छे से काम कर रहा है और वो फ्री है, लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं कंप्लेन आती है तो फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो लोगों की सुविधाओं का ध्यान तो हम लोग BSNL स्तर पर रख रहे हैं। और आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में भी 4G की है, उसका टेंडर वगैरह जो बताएं, टेंडर हमारे उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो टेंडर, क्योंकि सब फिर उसी पे उंगली उठाने लगते हैं, सरकारी चीज़ है तो आपका ट्रांसपेरेंट वे में जाना चाहिए। तो उसकी टेंडर हुई है, अभी टेंडर को कॉल किया गया है, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। एक सर जो आजकल फाइबर से जो इंटरनेट जा रहा है उसको लेके अभी लोगों में जागरूकता आई है, क्योंकि बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो क्लासेस वगैरह फिर ऑनलाइन हो गए बच्चों के, तो लोगों को लेना पड़ा, हम लोगों ने भी तभी कनेक्शन लिया। तो कई इलाकों में प्राइवेट कंपनियों का भी फाइबर नहीं गया है और वो नहीं दे पा रहे हैं। BSNL की क्या स्थिति है? देखिए इसमें हम बड़ी इसमें मैंने कहा है कि मेरी महारत हासिल है, ये जो आप फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी, क्योंकि मैंने एकदम एक कस्टमर बन के भी सोचा है, एक सरकारी सेवा वाला का भी सोचा है, और एक हमारे जो फील्ड में लोग काम करते हैं उसके नज़र से भी मैंने एक एक चीज़ को देखा है।
तो हमारा जो टारगेट है बीएसएनएल अभी माने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक जो सिमडेगा है, जो कि मैं बता रहा था कि सिमडेगा में मुझे कैंप करना है। सिमडेगा और सिमडेगा केवल जिला ऐसा है जहाँ पे फाइबर टू होम, जैसे घर में फाइबर वाली कनेक्टिविटी अभी सेवा हमें इसी वीक में मैं चालू करने वाला हूँ। रेस्ट हर जगह मौजूद है। और इसमें हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ के क्या किया है कि इसमें हम लोगों ने एजेंसियां नियुक्त कर ली है। उसको हम लोग रेवेन्यू शेयर करते हैं, जैसे कि 200 रुपये आपसे लिए तो कुछ पैसा उनको दिया, जिससे कि उनका भी रहे कि टेलीफोन चलता रहे, ये FTTH चलता रहे। और शहर के अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरा अगले फरवरी एंड तक कोई चौक चौराहा, कोई ब्लॉक में छूटा ना रहे जहाँ कि हम फाइबर से हाई स्पीड इंटरनेट नहीं दे सके। क्योंकि ये परेशानी हो रही है, क्योंकि आप मोबाइल का जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका डेली बेसिस का खर्च होने लगता है, पैसा बहुत लगता है। आप देखेंगे कि 200 रुपये तक का प्लान सब आता है। 1.5 GB एक घंटे में यदि आप क्लास करेंगे ख़त्म हो जाता है। और BSNL क्या कर रही है, 449 में 3300 GB दे रही है एक महीने में। तो 3300 GB मतलब 3300 GB का मतलब हुआ 110 GB डेली जी। तो 110 GB इस तरह से दे रही है कि 4 बच्चे 6 घंटा पढ़े, घर में 4 बच्चा हो, अलग अलग क्लास चल रहा और 6 घंटा पढ़े तो भी उसको डेटा की कमी ना हो। और ये समान रूप से बड़े शहर, छोटा शहर, ओरमांझी हो तब, या बेरो हो तब, या बोलवा हो तब। अभी मैंने बोलवा इसलिए कहा कि मुझे वो कुर्देग बोलवा को मुझे उसको भी देना है, हर आदमी को देना। और एक एजेंसी हम लोगों ने रखा है जो हम उसको हेल्प करते हैं, वो कनेक्शन देता है और आपका जो रेंट हमें मिलता है उसमें से उनको हम लोग शेयर करते हैं। तो आने वाले समय में मेरा लगता है कि मार्च तक कोई चौक चौराहा नहीं छूटेगा जहाँ पे हम लोग फाइबर वाले कनेक्टिविटी। ये तो ज़रूरत है, स्कूल भी घर से, ऑफिस भी घर से, बचे हुए काम भी आजकल घर से ही हो रहे हैं। तो इसको हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी होने के नाते, तो हमारा कमी रहेगा। इसलिए हम आपके साथ हैं, सबके साथ हैं, जनता के साथ। हाँ, ये एक बड़ा है कि एक होता है कि स्पीड का मामला भी, कि स्पीड कितनी दे रहे हैं हम लोग। स्पीड जो अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 3300 वाला जो सबसे है, जिसमें कि डेली लगभग 110 GB एवरेज कर रहे हैं, टोटल 3300 है। तो इसमें हम लोग 30 MBPS तक देते हैं। तो हम ये बता देते हैं कि 30 MBPS तक बोलते हैं, तो 10, 12, 14, 15 भी रात के समय करेंगे तो जगह 30 मिलेगा, बट 10 से लगभग नीचे नहीं जाती है। क्योंकि हम लोग इसी तरह से देते हैं, उतना ही कनेक्शन देना है जिससे कि 10 से नीचे ना जाए। क्योंकि सब लोग क्लास उस समय कर रहे हैं एक ही साथ, तो भी वो 10 से नीचे नहीं जाए। यानी कि जो मशीन लगाते हैं और उसे कनेक्शन देते हैं, उसको हम लोग 10 से डिवाइड करके देते हैं कि भाई हमको 1000 MBPS वाला मशीन लगा रहे हैं, तो हमें उसमें 100 से ज़्यादा कनेक्शन नहीं देना है। तो वो नेचुरल है कि वो 10 तक जाएगा, और वो जितना आप बढ़ते जाएंगे कम रहेगा तो 30 तक जाएगा। इसी का 539 में है जिसमें कि 60 MBPS तक जाएगा। तो क्लास के लिए 5 MBPS 10 MB बहुत है। अब मोबाइल में क्लास ले लेते हैं, जानते हैं मोबाइल में बहुत बार मोबाइल में 4 MB 6 MBP नहीं जाता है, क्योंकि उसमें तो हाँ, बहुत लोड वायरलेस है ना, वायरलेस पे कनेक्टिविटी आपको हो रही है, उसमें भी बढ़ता है, हायर स्पीड भी जाता है बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द, क्योंकि टावर से दूर रहेंगे तो स्पीड कम रहेगा उसमें। तो हमारा है कि फाइबर में हाँ कहीं कहीं दिक्कतें, कुछ कट गई या मशीन कुछ देर के लिए गड़बड़ी हो गया, या जो पीछे से लाइन कनेक्टिविटी है उसमें कहीं दिक्कत आई, तो वैसे कंप्लेंट्स आते हैं। लेकिन 24 आवर्स मेरा कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है, मैंने कंप्लेन आप दर्ज कराते हैं। उसके लिए अभी हमने सोचा है कि एक ऐप भी बना दे जो कि हर घर में रहे, और ऐप से भी आप कंप्लेन दर्ज कराइए। तो ये हमारा है कि अगले 15 फरवरी तक उसको हम लोग लॉन्च करना चाहेंगे। एक होता है कि जहाँ पे काफ़ी प्लेन है इलाका, तो बहुत आसानी होती है कि भाई आप अपना टावर लगा दीजिए, आपके कनेक्शन चले जाएँ। झारखंड ऐसे स्टेट में जहाँ पे ज्योग्राफीज़ किस तरीके की है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं प्लेन है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसे माहौल में काम करना। देखिए ये बात सही है कि जो झारखंड का, क्योंकि मैं झारखंड का डायरेक्टर IT भी रहा हूँ, तो मेरा मोटा मोटी पूरा झारखंड मैंने छान मारा है पहले भी, कि हर पंचायत तक कैसे पहुँचे इसकी भी हम। तो कुछ जो इलाके हैं जैसे खूंटी ज़िला का हो या सिमडेगा ज़िला का हो, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
तो उसमें जो भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड मैंने BBNL के सहयोग के साथ जो ऑप्टिकल फाइबर डाली गई है जो ग्राम पंचायत तक पहुंचा है, तो हम लोग उस जो हम अभी आपको बता रहे थे वहाँ तक उसको हम लोग, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब हम पहुँच गए तो वहाँ टावर लगा के वाईफाई देने की व्यवस्था हो रही है, तो हम उसके साथ उस पर ब्लॉक तक हम पहुँचे हुए हैं, वो ब्लॉक से ग्राम पंचायत पहुँचे हुए हैं, तो हम ग्राम पंचायत तक पहुँचना चाह रहे हैं। उसमें 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अभी तो ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। जो बड़े गांव हैं उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवर कर ले जहां कुछ, क्योंकि नेचुरल है BSNL कमर्शियल कंपनी है, तो थोड़ा काम करने के पहले वो खर्च के भी थोड़ा देखना पड़ता है थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या उसको मेंटेन करना है, तो यदि ढंग से नहीं देखेंगे तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन आप सबको पता है कि BSNL खाली खर्च नहीं देखती है, जनता को भी देखना पड़ता है। तभी आप देखिए कि अभी हम लोगों ने अर्बन से 4G नहीं शुरू किया, रूरल से 4G शुरू हुआ है। ये एक बड़ा मैंने किसी को भी सुनने में लगता है ये रांची में 4G नहीं हुआ और आप बोलवा में दे रहे हैं, कुर्देग में दे रहे हैं, तो अब सोचिए कि हम उधर से शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी सरकार ही होने के चलते आम जनता के प्रति हमारा फर्ज भी बनता है तो वो शहर से अपने आप को अलग ना समझे। अच्छा, कई बार अखबारों में ऐसी खबरें छपती, हालांकि वो कई दफ़ा ऑथेंटिक नहीं भी होती हैं, सुनी सुनाई बातें भी अखबार में छप जाती हैं, फिर भी ऐसी चर्चा होती है मीडिया में कि फलाने गांव में टेलीविज़न पे कहीं पे चल गया किसी न्यूज़ में कि लोग पहाड़ पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उनका नेटवर्क मिलता है। सिर्फ BSNL की बात नहीं, प्राइवेट कंपनियों की भी। इसमें कितना फैक्ट है और क्या कारण नहीं, है? इसमें 100% गलत नहीं कह सकते हैं, 10% इसमें सही है आज के दिन में भी, कि लगभग 33,000 मैंने गांव है झारखंड में, 29,000 में कोई ना कोई आबादी रह रही है, तो लगभग 26,000 गाँवों में कनेक्टिविटी है। कहीं BSNL है, कहीं जियो है, कहीं वोडाफोन है, इस तरीके से मिलाकर कहीं एयरटेल है, इस तरह से मिला के लगभग 26,000 गाँवों में है कनेक्टिविटी। 3,000 गाँव अभी भी सिग्नल मिलता है, एक जो डंडा जिसको बोलते हैं, एक डंडा 2 डंडा, जिसमें कि कुछ करना है तो थोड़ा ऊपर में जाना पड़ेगा। तो ऐसे जगहों को भी चिन्हित किया गया है और ऐसा चिन्हित करके, क्योंकि ऐसे जगहों पे क्या होता है, ऐसे गांव में कम लोग रहते हैं तो पावर की भी दिक्कत होती है। तो इस सब मिला के भारत सरकार भी इसमें आगे आ रही है कि इस जगहों को किसी को छोड़ना नहीं है, और BSNL उसमें फ्रंट पे है कि भाई BSNL के माध्यम से उसको बचे हुए जो गाँव है, हम गाँव लेवल की बात बोल रहे हैं, पंचायत तो सब कवर्ड है, गाँव लेवल की बात कर रहे हैं, लगभग 2-2,500 जो गांव है जो पिछू है उसको भी मैंने जो कम सिग्नल मिलता है, जो सिग्नल ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप डेटा काम कर सकते, तो उसको हमको लगता है कि टारगेटेड है कि अगले साल के मार्च उस तक उसको कंप्लीट किया जाए। थोड़ी सी कैसे उसका सहयोग के बल पे भारत सरकार का सहयोग उसमें हो रहा है। उन्होंने चिन्हित भी किया 1,124 लगभग टावर लगाने की बात हो रही है, जिससे कि कोई कोना खाली ना बचे, तो हो जाएगा, वो जल्दी ही होगा। अच्छा, ये क्योंकि बहुत काम करना होता है आप लोगों को गाँवों में, और फिर भी आप अभी PhD भी कर रहे हैं, तो कैसे टाइम मैनेज होता है कि जब आप PhD के लिए, रिसर्च के लिए भी टाइम निकालें, किताबें भी लिखें, फिर मेडिटेशन भी करें? एक चीज़ हमको बड़ा आश्चर्य अपने में हो जाता है, होता है क्या है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं एक फहरिस्त होती है मेरे पास कि आते या जाते वक्त हम कुछ काम कर लेंगे, लेकिन जब ऑफिस में हम आते हैं 10:30 सवा 10 से 10 साढ़े 10 के बीच में मैं 100% आता हूँ। अदरवाइज कहीं यदि रास्ते में कोई मीटिंग ना हो गया, मेरी मैसिवली हम लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों से, पूरे रांची शहर में भी लोगों से मिल रहे हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, सॉरी। तो हमको उसमें होता क्या है कि जब हम ऑफिस आते हैं और 5:30-6 बजे ऑफिस से निकलते हैं, इस बीच में मैं घर लगभग भूल जाता हूँ और काम भी भूल जाता हूँ। लेकिन घर जाने के बाद मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे पूरा घर कनेक्टेड रहता है, तो मैंने ऑफिस के काम हो जाते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा थोड़ा सा मैं अलग करके रखा हूँ कि ऑफिस के दौरान केवल ऑफिस और घर वाले काम के दौरान केवल, मैंने केवल घर नहीं, थोड़ी सी ऑफिस भी हो, तो इसमें हम एक समय निकालते हैं खासकर मॉर्निंग में मेडिटेशन का,
जी, मतलब ये टफ होता है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी सारी चीज़ों को नियंत्रित करे और फिर आपके पास इतना वक्त भी हो कि आप किताबें लिखें, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी मिलें और जो सोसाइटी में अपने आपके दोस्त हैं उनके साथ भी रहें, तो ये टफ है। और कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा करता है तो फिर हम लोग बहुत मतलब उससे प्रभावित हो जाते हैं कि आप करते कैसा है, करते कैसे? तो एक मैंने बना रखी है कि मुझे 5 बजे तक उठ जाना है और 10 बजे सो जाना है। ये मेरा वो एक तरह से रच बस गया है। बच्चों को भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ 10 बजे के बाद जगने का। तो हम लोग सारे लोग 9:30 बजे घर में चले जाते हैं। मेरी बच्चियाँ अभी भी बड़ी हो गई है, बट सप्ताह में 3 से 4 दिन वो कहानी सुनना पसंद करती है, तो पापा अभी भी हम कहानी सुनाते हैं। जी। और ये कहानी एक्चुअली जब हम गांव में थे तो मेरी दादी सुनाती थी, तो वो मेरे अंदर वो रच बस गया है। तो मैं कहानी सुनाता हूँ, कभी कभी बना के भी कहानी सुना देता हूँ। और उसके बाद 10 बजे तक बच्चे भी सोने लग जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो मेरा मेडिटेशन ही होता है। और एक्सरसाइज वगैरह जो है, जो नॉर्मल आसन जो है वो होने के बाद शाम तक मैं 7 बजे तक मैं थोड़ा टहलने वगैरह निकल जाता हूँ। 8 बजे के बाद फर्दर जो आगे की कार्यक्रम, तो 8 बजे के बाद मेरा व्हाट्सएप जो होता है कि कोई नया इमरजेंसी व्हाट्सएप तो नहीं है, उसको देखे, कुछ तैयारियाँ किए, फिर ऑफिस की तैयारी शुरू हो जाती है, कुछ घर के काम हो जाते हैं। और इवनिंग में 6 बजे के बाद बच्चों के साथ आधे घंटे ज़रूर हम घूमने जाते हैं। और बोल के रखते हैं कि जब घूमने जाएंगे तो जो बगल के मार्केट है बचा हुआ सामान वहीं से लेंगे। तो एक तो उन लोगों को भी मन लग जाता है। इस कोरोना टाइम में सोचिए अकेले बच्चा लोग स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के है, तो एक उनका भी थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है, कुछ बचा खुचा सामान भी खरीदा जाता है, और थोड़ा हमारा भी अपने कॉलेज के ऑफिस के माहौल से हम अलग हो जाते हैं। और इवनिंग में मैं टीवी न के बराबर देखता हूँ, आधे घंटे मैक्सिमम। 9 बजे वाला प्राइम टाइम में कोई न्यूज़ होता है तो वो देखते हैं। और थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह पे भी कम ध्यान रखते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप को छोड़कर। और फेसबुक वगैरह पे भी थोड़ा सा रखते हैं, काम के लायक, जिससे कि टच में रहें। तो समय तो काफ़ी रहता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और PhD अब करना शुरू किए हैं तो उसका भी क्लास होता है 9 to 10 उसका क्लास होता है, तो उसको भी अटेंड करते हैं, ऑनलाइन तो क्लासेस। आपका बिजी शेड्यूल है पूरे दिन का। वो हमको पता नहीं चलता है कि बिजी है। ये आश्चर्य से मुझे लगता ही नहीं कि वो बिजी है। मैं तो कभी हाफता हुआ नज़र नहीं आता हूँ, क्योंकि 9 बजे तक हम रेडी हो जाते हैं, तो 10 बजे तक क्लास ख़त्म किए, उसका नाश्ता करके ऑफिस। तो 10:15 10:30 तक मेरी ऑफिस मेरा स्टार्ट हो जाता है, और 5:30 तक ऑफिस है, तो फिर ऑफिस है। और 5:30 बजे का वक्त आपका अपना? हाँ, फिर 5:30 के बजे के बाद हम मुख्य रूप से घर पे रहते हैं, लेकिन हमारी सर्विस इमरजेंसी सर्विस है, तो एक नज़र और थोड़ा सा रहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए, अब हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इसलिए हम आपसे ये पूछेंगे कि आपकी अब की योजनाएं क्या हैं किताबों को लेकर? किताब तो जो मैं बताया कि मैंने कल्पना टॉकीज लिखी है, लेकिन अब मेरी किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे मैंने लिखना शुरू कर दिया है। वो सैटरडे संडे को थोड़ा ध्यान देता हूँ। और एक और चीज़, मैंने तबला बजाना भी शुरू कर दिया है। तो वो संडे को मैं तबला सीखता हूँ सवेरे आधे घंटे, और उसके लिए मैं 15 मिनट डेली देता हूँ प्रैक्टिस पे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप तबला भी अच्छा बजाइए और कभी हम लोग आपको स्टूडियो में बुलाकर बजवाएं। और आपकी नई किताब भी बाज़ार में है, और जो BSNL का काम है इस राज्य में अच्छे तरीके से चल रहा है, वो और अच्छे तरीके से चले। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।